ओफो, वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, नुपुर ने मन ही मन परेशान होते हुए कहा। दरअसल नुपुर अपनी सहेली सीमा के फार्म हाउस जोधपुर गई थी। वापसी में तो वो सुबह ही निकलने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश वो दोपहर के 1 बजे निकली थी। अभी वो मुश्किल से 10-12 किलोमीटर ही गाड़ी चला पाई होगी कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। नुपुर ने अपनी कार की वाट पर चालू कर दी थी, मगर वो ठीक से चल नहीं रही थी, इसलिए सामने सड़क धुंधली सी नज़र आ रही थी। पहले तो कुछ गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद से कोई गाड़ियाँ दिख नहीं रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान लग रही थी। नुपुर अभी मेन रोड पर नहीं आई थी, दोनों तरफ झाड़ियाँ और उसके पीछे दूर दूर तक खेत। तभी कार से कुछ गड़बड़ होने का जानकर नुपुर ने अपनी कार साइड में की और उसी के साथ गाड़ी बंद हो गई। उसने कार से बाहर देखा, वो एक गोल सर्कल के बिल्कुल करीब थी। नुपुर ने अपनी कलाई में पहनी घड़ी में देखा, दोपहर के 1:40 हो रहा था। अब क्या करूं? नुपुर मन ही मन बड़बड़ाई। बारिश जोरों से पड़ रही थी, अभी तो यहाँ कोई मदद भी नहीं मिलेगी। नुपुर ने बार बार कार चालू करने की कोशिश करते हुए कहा। गाड़ी भी टस से मस नहीं हो रही थी। उसे सीमा पर गुस्सा आ रहा था। वो सुबह ही निकलने वाली थी, नहीं तो खाना खाकर ही जाएगी। ले खाना खाने में क्या हुआ, देखा ना? नुपुर मन ही मन सीमा से झगड़ बैठी। तभी उसकी नज़र सामने एक पेड़ के नीचे गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था, रेनकोट पहने, और उसके थोड़ी सी दूरी पर एक चाय की टपरी दिख रही थी। उस आदमी को देखकर नुपुर को थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन उस चाय की टपरी को देखकर उसे थोड़ी हिम्मत आ गई थी। अभी तो उसे शहर पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। नुपुर बाहर कार से निकली। बारिश अभी भी चालू थी। वो सड़क पार करके चाय की टपरी पर पहुंच गई। टपरी में एक बूढ़ा बैठे बैठे तंबाकू बना रहा था। टपरी पर और कोई नहीं था। कोलसे के चूल्हे पर एक केतली रखा हुआ था, उसकी नली में से धुआं निकल रहा था। नुपुर को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम गर्मा गर्म चाय तो मिलेगी। वो बेंच पर बैठ गई। रोड पार करने में नुपुर अच्छा खासा भीग चुकी थी। उसकी गुलाबी साड़ी भीगकर उसके बदन से चिपक चुकी थी और उसके खूबसूरत गोल चेहरे पर पानी की बूंदें ठहर गई थी। नुपुर के बेंच पे बैठते ही उस बूढ़े ने कांच की गिलास उसकी तरफ बढ़ाया जिसमें चाय थी। तभी उसने देखा वो रेनकोट वाला आदमी उधर ही आ रहा था। नुपुर को थोड़ा डर भी लग रहा था और थोड़ी हिम्मत भी थी कि हो सकता है इनके जरिए उन्हें कोई मदद मिल जाए। तभी वो आदमी आकर नुपुर से अगली वाली बेंच पर आकर बैठ गया। चाय वाले ने उसकी तरफ चाय बढ़ाया था, पर अब गौर से देखने पर समझ आया वो कोई आदमी नहीं बल्कि खूबसूरत नौजवान लड़का था। उस नौजवान का खूबसूरत चेहरा और हाथ का पंजा ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब रेनकोट से ढका हुआ था। नुपुर भी अपने आप में जरा सा सिमट कर बैठ गई। तभी उस लड़के ने खाली गिलास को सामने बेंच पर रखा। नुपुर ताज्जुब हो गई। वो लड़का आधी गिलास चाय पी गया, लेकिन एक बार भी नुपुर ने उसे उस गिलास को अपने होठों से लगाते हुए नहीं देखा था। नुपुर को ताज्जुब तो था ही, लेकिन फिर उसकी नज़र उस लड़के के हाथ पर गई। क्या इतना खूबसूरत भी किसी का हाथ हो सकता है? नुपुर का मन हुआ कि एक बार उस लड़के का हाथ छूकर देखे कि ये सच है या कोई कल्पना। तभी वो लड़का उठकर खड़ा हो गया। नुपुर उस काका को देखते हुए बोली, अरे काका, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? मेरी कार खराब हो गई है, वो वहाँ खड़ी है। नुपुर ने अपने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। चाय वाला मुंह से कुछ ना बोला, सिर्फ उस लड़के की तरफ इशारा कर दिया। नुपुर उस लड़के की तरफ देखकर बोली, आप गाड़ी ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, क्या हुआ है आपकी गाड़ी को? उस लड़के ने भारी आवाज़ में कहा। जी पता नहीं, चलते चलते बंद पड़ गई। नुपुर ने अपनी मधुर आवाज़ में जवाब दिया। चलिए देखते हैं। इतना कहकर वो लड़का नुपुर की कार की तरफ चल दिया था और नुपुर भी पीछे पीछे। आप गाड़ी में बैठिए, मैं देखता हूँ। गाड़ी के पास पहुँचकर उस लड़के ने कहा। नुपुर एक छोटे बच्चे की तरह उस लड़के की बात मान गई
नुपुर ने अपनी घड़ी में देखा 2:30 बज रहे थे। तभी उस लड़के की आवाज़ आई, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। नुपुर ने हामी भरी और कोशिश करते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। नुपुर बेहद ही खुश हो गई और बाहर निकलकर उस लड़के की तरफ 500 का नोट बढ़ाते हुए, ये लीजिए आपका मेहनताना। माफ़ कीजिए, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। जब कोई सड़क पर नहीं होता तब मैं खड़ा रहता हूँ। किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो उनकी मदद कर देता हूँ ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सके। नुपुर मुस्कुराते हुए, बेहद अच्छा काम करते हैं आप, लेकिन मेहनताना भी तो ज़रूरी है। घर और घर के लोगों की जिम्मेदारी भी तो होगी। जी नहीं, घर था और घर के लोग भी थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। ओह, आई एम सॉरी, नुपुर अफसोस जताते हुए बोली। वैसे मुझे नुपुर कहते हैं, मेरा मतलब है कि मेरा नाम नुपुर है। और आपका नाम क्या है? नुपुर ने अपना नाम बताकर उस लड़के का नाम पूछा। जी, मेरा नाम ऋषि था, लेकिन अब लोग मुझे आपकी तरह ही मैकेनिक कहते हैं। वो लड़का हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। नुपुर हंसते हुए, जी लेकिन मैं अब आपको ऋषि ही कहूँगी, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ऋषि ने कहा। जी कहिए, मैं ज़रूर मानूंगी। नुपुर ऋषि की बात मानते हुए बोली, आप इस तरह की सड़क पर कभी अकेले मत निकलिएगा और अभी आप सीधे घर जाइए। जी बिल्कुल, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। नुपुर हामी भरते हुए बोली। एक और बात कहनी है आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? ऋषि नुपुर की आंखों में देखते हुए बोला। जी, अगर मान गई तो, नुपुर ने हंसते हुए कहा। ऋषि मुस्कुरा कर रह गया। अरे अरे, मैं मजाक कर रही हूँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? बेहद खूबसूरत हैं आप, ऋषि ने बस इतना ही कहा और उस चाय की टपरी की तरफ चला गया। ऋषि के सब सुनने के बाद नुपुर खुशी खुशी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गई। रात के 10 बज रहे थे। नुपुर अपने बिस्तर पर करवटें बदले जा रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ऋषि का खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था। आप जल्दी घर पहुंच जाइए। बड़ा आया दादाजी बन रहा था। नुपुर मन ही मन ऋषि से झगड़ा कर रही थी। अपने घर नहीं पहुंचूंगी तो क्या तुम्हारे घर पहुंचूंगी? तुम लगते क्या हो मेरे? नुपुर अपनी आंखें बंद कर ऋषि को याद कर बड़बड़ाई। आप बेहद खूबसूरत हैं। खुद की बात नहीं करता, खुद कितना खूबसूरत है। कभी आईने में देखा है खुद को? मैंने तो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत आज तक किसी को नहीं देखा। ऋषि, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऋषि, मुझे नींद नहीं आ रही है। नुपुर हल्के से खुद के सिर पर मारते, उफ, तुमने तो एक ही दिन में मुझे शायर बना दिया ऋषि। तभी नुपुर का फ़ोन बज उठा। उसने अपने फ़ोन में रिंगटोन रखी थी। नुपुर फ़ोन उठाकर हेलो बोली। मैं बोल रहा हूँ, सामने से एक भारी आवाज़ आई। मैं कौन? नुपुर को आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, फिर भी उसने पूछ लिया। आपका मैकेनिक। ओह ऋषि जी। नुपुर फ़ोन लेकर पेट के बल लेट गई और अपना पैर हिलाने लगी। कहिए कैसे फ़ोन किया? आप इतनी रात तक जाग क्यों रहे हैं? आपको मेरे नंबर कैसे मिला? नुपुर ने सवालों की झड़ी लगा दी। रुकिए रुकिए, सब बताता हूँ। नंबर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और आपके हिसाब से तो मैं एक मैकेनिक हूँ, तो सब जानता हूँ। और रहा सवाल फ़ोन करने का, तो बस बात इतनी सी है कि आप बेहद खूबसूरत हैं। क्या कहा आपने मुझसे? आप बेहद खूबसूरत हैं। ये बात आप फिर से कहिए, बार बार कहिए। कहते रहिए। नुपुर मुस्कुराते हुए बोली। आप बेहद खूबसूरत हैं। सामने से फिर आवाज़ आई। आप मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर नुपुर ने शर्मा कर तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। सुबह नुपुर की आँख खुली। उसने सबसे पहले फ़ोन लिया और ऋषि को फ़ोन लगाने के बारे में सोचा, लेकिन कॉल लिस्ट में तो ऋषि का नंबर था ही नहीं। नुपुर हैरान होते हुए, हे भगवान नुपुर, तू एक ही दिन में ऋषि जी की इतनी दीवानी हो गई कि सपने में भी आने लगे। इतना कहकर नुपुर हंसती। नंबर नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ जाकर उनसे रूबरू मिलूंगी। अगर वो रूबरू नहीं मिला तो? नुपुर का मन उससे तर्क करने लगा। नुपुर मन ही मन कह गई, अब तो ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। नुपुर उस सर्कल पर उस समय पर पहुंच जाती जब उसे वहाँ ऋषि खड़ा मिलता। बारिश का मौसम चालू ही था। बारिश भी उनके मिलने का गवाह बन रही थी। अब उसे देखना
उससे बिना कोई मतलब की बातें कहना उसकी आदत बन चुकी थी। ऋषि भी खामोशी से उसकी बातें सुनता, लेकिन नुपुर को भी ऋषि की आंखों में वो दिखता जो वो अपने दिल में ऋषि के लिए महसूस करती थी। नुपुर आज फिर वहां पहुंची। कार रोककर उसने घड़ी में देखा, 1:40 हो रहा था। नुपुर की आदत थी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले और गाड़ी बंद करने के बाद वो समय जरूर देखती थी। ऋषि को देखकर नुपुर हंस पड़ी। ऋषि आज भी उस पेड़ के नीचे रेनकोट पहने खड़ा था। क्या बात है, आप हंस क्यों रही हैं? ऋषि ने नुपुर से पूछा। आज तो बारिश नहीं है ना ऋषि जी, फिर भी आपने रेनकोट पहन रखा है। चलो इस बहाने वो मुस्कुराया तो सही। सही ना सही, उलट काम रास आया तो सही। ऋषि नुपुर की आंखों में देखते हुए बोला, अरे वाह, आप तो शायर भी हैं। नुपुर मुस्कुराकर बोली। अब नुपुर से रहा ना गया, उसने ऋषि से कहा, मैं वादा करती हूँ ऋषि, मैं तुमको जिंदगी दूंगी और तुमसे जिंदगी लूंगी। जरा सोच लो नुपुर, वादा करना आसान है, उसे निभाना उतना ही मुश्किल। ऋषि ने नुपुर से कहा, इस दुनिया में मैंने सब कुछ पाया, लेकिन तुम्हें नहीं पाया तो क्या पाया? नुपुर ने बड़े प्यार से ऋषि की ओर देखते हुए कहा। इतना कहकर नुपुर ऋषि की ओर बढ़ गई। रुको नुपुर, कोई देख लेगा। ऋषि की बात सुनकर जैसे नुपुर होश में आई। चलो चलकर चाय पीते हैं, ऋषि ने कहा तो नुपुर उसके साथ उस चाय की टपरी पर चली गई और दोनों बेंच पर जाकर बैठ गए। नुपुर ने एक बात नोटिस की थी, वो जब भी आती इस टपरी पर उन दोनों के अलावा कोई और चाय पीने ना आता और ना ही कोई गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती। नुपुर, तुम कभी यहाँ मत आना, सुनसान सड़क है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो जाए। मैं कभी यहाँ रहूँ ना रहूँ, ऋषि ने खाली कप बेंच पर रखते हुए कहा। आज भी नुपुर जान ही नहीं पाई थी कि ऋषि ने चाय कैसे पी, लेकिन अभी इस बात से भी ज़्यादा उसे ऋषि की बात तकलीफ पहुंचा गई। क्यों नहीं आऊँगी, मैं तो कल भी आऊँगी और परसों भी, रोज़ रोज़ आऊँगी। और तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें तो यहाँ रुक कर लोगों की सेवा करनी है ना। मैं भी तुम्हारे साथ लोगों की मदद करूँगी। तुम रखोगे ना मुझे अपने साथ? नुपुर अपना थूक निकलते हुए बोली। पागल मत बनो नुपुर, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ऋषि सिर को झुकाते हुए बोला। मैं हूं ना तुम्हारा ठिकाना, तुम देखना जी, जीते जी तो क्या, मैं तो मरकर भी तुम्हारे साथ रहूंगी। नुपुर ऋषि को हद से ज़्यादा चाहने लगी थी। वो कब आपसे तुम में आ गई उसे खुद मालूम ना हुआ। ऋषि के सिवा किसी और के बारे में सोचना उसे पाप लगने लगा। बहुत वक्त हो चुका है नुपुर, अब तुम घर जाओ। ऋषि नुपुर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। और तुम घर नहीं जाओगे? नुपुर ने कहा। मेरा कहाँ घर है, मैं तो यहीं रहता हूँ। ऋषि उससे नजरें फेर कर बोला। फिर भी मैं भी यहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हें घर छोड़कर अब मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऋषि, बेहद प्यार। नुपुर की आंखें भर आई ये कहते हुए। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ऋषि बेंच से उठकर बोला। क्यों नहीं कर सकते, किसी और को चाहते हो? नुपुर और ज़्यादा भावुक हो गई। नहीं नुपुर, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं थी और आज भी नहीं है नुपुर। ऋषि नुपुर से नज़रें मिलाते हुए बोला। तो फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? नुपुर उदास होकर बोली। क्योंकि तुम अमीर हो और मैं गरीब। नहीं ऋषि, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रह जाती हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसे हो जाऊंगी, पक्का वादा है तुमसे। नुपुर का गला फिर भर आया। मैं तुम्हारे लिए अब अपनी जान भी दे दूँ ऋषि, इस हद तक चाहने लगी हूँ तुम्हें, चाहे तो आजमा कर देख लो। सोच लो नुपुर, अगर मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दिया तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। ऋषि ने नुपुर से कहा। मैं वादा करती हूँ ऋषि, मैं ज़रूर आऊँगी। बस एक बार तुम भी कह दो कि तुम भी मुझे चाहते हो। हाँ नुपुर, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बेहद है तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत, बस मैं कह नहीं सकता था। नुपुर खुश होते हुए। मुझे गले से नहीं लगाओगे ऋषि? आज नहीं कल, तुम जब फिर आओगी तब, ऋषि ने प्यार से कहा। अगले दिन नुपुर अपने दोस्त सीमा के साथ उसकी सहेली के भाई के श्राद्ध में गई हुई थी। अभी नुपुर बैठी ही थी कि उसे सामने टेबल दिखा जिस पर सफ़ेद चादर बिछाया हुआ था। उस पर एक बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम रखी हुई थी, उस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी और सामने दिया जलाया हुआ था।
वो फ़ोटो देखकर नुपुर के होश उड़ गए, क्योंकि वो मुस्कुराती हुई तस्वीर ऋषि की थी। नहीं नहीं, ये क्या तमाशा लगा रखा है, नुपुर चीख पड़ी। एक जिंदा इंसान का श्राद्ध बना रहे हैं आप लोग। नुपुर क्या कह रही है तू? यही तो ऋषि है, रूपा का भाई। 1 साल पहले रोड एक्सीडेंट में ऋषि की डेथ हो गई। सीमा नुपुर को समझाते हुए बोली। क्या बक रही है तू? ऋषि जिंदा है, मैं मिली हूँ उससे। ये माला वाला सब हटाओ यहाँ से, ये उस और चढ़ाया जाता है जो मरा हुआ हो, नुपुर ने गुस्से में कहा। वहाँ पर आए लोग रूपा और उसकी मम्मी पापा नुपुर की हरकत पर नाराज हो गए, और कुछ मेहमानों ने तो उसे पागल कह दिया। सीमा नुपुर को जैसे तैसे बाहर ले आई। नुपुर अपना हाथ सीमा से छुड़वा कर अपनी कार की तरफ जाकर बड़बड़ाते हुए, मैं खुद ऋषि को यहाँ लेकर आऊँगी, फिर देखती हूँ कौन पागल है। नुपुर जल्दी से उस जगह पहुँची। उस सर्कल के पास घड़ी देखा जिसमें 1 बज रहा था। वहाँ पर ऋषि नहीं था। वो सोची कि ऋषि के आने का वक्त नहीं हुआ है। वो नीचे उतरी, लेकिन वो चौंक गई। सामने वो चाय की टपरी भी नहीं थी आज, जैसे कि रातों रात वो काका वो टपरी उठा ले गए हों। नुपुर को कुछ समझ नहीं आया। उसने पास ही खेत पर काम करने वाले काका से उस चाय की टपरी के बारे में पूछा। अरे बेटी, वो टपरी तो 1 साल पहले बंद हो चुकी है। अरे लेकिन मैंने कल ही तो यहाँ चाय पिया था। नुपुर हैरान परेशान होते हुए बोली। नहीं बेटा, आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी। 1 साल पहले उस चाय की टपरी पर एक लड़का चाय पीकर सड़क पार कर रहा था। तभी ही उस पेड़ के पास उसके आते ही एक गाड़ी ने उसे बुरी तरह टक्कर मार दी। जल्दी कोई मदद ना मिलने के कारण वहीं उसकी मौत हो गई। वहीं उस चाय वाले को बहुत दुख हुआ कि अगर वो लड़का वहाँ चाय पीने ना आता तो उसका एक्सीडेंट भी ना हुआ होता। उस काका की बात सुन नुपुर का सिर चकरा गया। उसे सारी घटना याद आने लगी। ऋषि का हमेशा उस पेड़ के नीचे खड़े रहना, उस टपरी पर उनके सिवा किसी का ना होना, वो काका कभी कुछ ना बोलना, ऋषि का चाय पीने का रहस्य, और आज ऋषि का श्राद्ध। यानी ये बात सच थी कि ऋषि मर चुका है और अब तक जो उसके साथ था वो ऋषि की आत्मा थी। नुपुर उस पेड़ के पास आई और रोते हुए ऋषि को पुकारने लगी, लेकिन ऋषि उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। नुपुर को ऐसे लगा जैसे एक साथ सब तबाह हो गया, सब कुछ सुनसान है। वो इस धरती पर अकेली खड़ी है और मौत ही उसे बचा सकती है। अब तुम्हारे बिना मैं यहाँ क्या करूँगी ऋषि? तुम्हारे बिना इस जीवन का कोई महत्व नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, इसलिए किसी और के तो मैं खुद को कभी नहीं सौंप सकती। अगर जिस्म के रहते मैं तुम्हें पा नहीं सकती तो रूह के जरिए पा लूँगी। इस शरीर को तो एक ना एक दिन छोड़ना ही है ऋषि। आज ये शरीर स्वच्छ है, कल तुम्हारे बिना नासूर बन जाएगी। आज इस शरीर को यहीं छोड़ देती हूँ। थोड़ी तकलीफ़ होगी, मगर तुम्हारे लिए तो मैं ये तकलीफ़ भी सह जाऊँ। आखिर उसके बाद मुझे सुकून ही तो हासिल होगा। मैंने तुमसे वादा किया था ना ऋषि कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी, तो अब वादा निभाना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर नुपुर दौड़कर कार की तरफ जाती और जल्दी से अंदर बैठ जाती। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो समय देखती। 1:39 हो रहा था। उसने कार स्टार्ट की, एक लंबी सांस ली और तेजी से जाकर उस पेड़ से टकरा गई जहाँ ऋषि खड़ा रहता था। जोरदार टक्कर की वजह से गाड़ी का आगे का भाग पिचक चुका था। अंदर स्टीयरिंग से नुपुर का माथा लगा हुआ था। टक्कर की वजह से उसका सिर फट चुका था और खून निकल रहा था। अब ना वो समय देख सकती थी, ना देखने की ज़रूरत थी। वो जानती थी कि 1:40 ही हो रहा था, क्योंकि आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उस अंधेरे में ऋषि अपनी बाहें फैलाए अपनी मोहब्बत को मुस्कुराते हुए बुला रहा था, जैसे अब वो गले लग सकते हों। सांसें उखड़ रही थी, मगर ऋषि के प्यार में नुपुर एक बार फिर मुस्कुराई, लेकिन अब ये उसकी आखिरी मुस्कान थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।